आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात कोई 10 साल पहले की है, जब मैं अपने घर से पहली बार नौकरी के लिए बाहर निकला था। मैं लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो अपनी पहली पोस्टिंग में राजगढ़ के एक छोटे से गांव में पहुंचा। पहुंचते हुए शाम होने को थी। मैं सोच ही रहा था कि अब क्या करना है कि तभी एक साफ सुथरे कपड़े में एक अधेड़ उम्र का आदमी मुझे देख बहुत खुश होता हुआ बोला, आप वर्मा जी हैं ना, बैंक के नए कैशियर? मैंने सिर हाँ में हिलाते हुए उससे कहा, जी मैं ही हूँ। उसने उसका नाम रमेश बताया और वो मुझे लेने आया है। ऐसा कहकर उसने कहा कि मैनेजर साहब ने बोला था। मेरा सामान लेकर थोड़ी दूर चलकर रिक्शा स्टैंड तक आया। फिर एक रिक्शा लेकर हम करीब 1 मील दूर एक कॉलोनी में आ गए। एक छोटे से 1 मंजिला मकान का दरवाज़ा खोलकर मेरा सामान अंदर रख दौड़कर चाय बना लाया। फिर पूछा, रात में आप क्या खाएंगे? मैं बैठक में सोफे पर बैठा था। मैंने पूछा कि ये घर किसका है, तो उसने कहा, सर ये तो अपने बैंक का गेस्ट हाउस है और मैं केयरटेकर खानसामा। कुछ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर। क्योंकि साल 2 साल से एक आध बारी कोई आता है इसमें, बाकी खाली ही रहता है। इसलिए मैनेजर सर ने कहा कि जब तक आपके लिए किराए का कोई कमरा ठीक नहीं हो जाता तो आप इस मकान में रुक सकते हैं। चाय पीकर अंदर के कमरे में गया। एक बेहतरीन कमरा, बड़ा पलंग, साफ सुथरा, देखकर दिल खुश हो गया। नहा धोकर रात का खाना खत्म कर थोड़ी देर तक किताब पढ़ते हुए कब आंख लग गई मालूम ही नहीं। तकरीबन रात 10 बजे मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द उठा। मुझे ऐसा दर्द अक्सर उठता है जिसके लिए मैं हर वक्त दवाई की शीशी अपने बैग में ही रखता हूँ। जल्दी से उठकर बैग में देखा पर कहीं भी वो शीशी नहीं मिली। मैं शायद बैग भरते वक्त घर में ही भूल गया। अब क्या होगा? दर्द बढ़ता ही जा रहा था। एकाएक मुझे याद आया, कॉलोनी के गेट के पास मैंने एक डॉक्टर की दुकान देखी थी। सोचा शायद खुली हो। पास जाकर देखा तो खुशनसीबी से दुकान खुली हुई ही थी और डॉक्टर साहब का नाम भी बोर्ड पर लिखा था, डॉक्टर अरुण अग्रवाल MD। सिर्फ एक बार आवाज़ देकर अंदर घुस गया। देखा एक बहुत ही गंभीर आदमी बेहतरीन काले कोट, सफ़ेद शर्ट और काली टाई पहने, आंखों पर मोटा चश्मा, कुछ पढ़ रहा था। मुझे देखते ही बहुत ही खरखराती सी आवाज़ में आने का कारण पूछा। बतलाते ही बोले, ठीक है। फिर अपने पीछे की अलमारी से एक शीशी निकाली और उसमें से कुछ काले रंग का पाउडर सा निकाला और कहा, लो इसे खा लो। आश्चर्य, पाउडर के गले में जाने के ठीक 1 मिनट के अंदर में ही दर्द पूरी तरह से जैसे छू मंतर हो गया। मैंने पूछा, सर कितना हुआ? वो बहुत जोर से डांट कर बोले, डॉक्टर अरुण को पैसे देगा, चल भाग यहाँ से। मैं भागकर क्लिनिक से बाहर आ गया। फिर घर आकर सो गया। कुछ दिन बहुत काम के बोझ में चले गए। फिर रविवार को मैनेजर जी के घर शाम पर खाने पर गया था और लौटते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। रिक्शा लेकर लौटते हुए देखा डॉक्टर अरुण की क्लिनिक खुली हुई थी, सो वहीं रिक्शा छोड़ दिया। अंदर से बहुत से लोगों की हंसी की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरा दिल जैसे गले में आ गया। डॉक्टर अरुण के साथ 3 इंसानी कंकाल थे जो बात करते हुए ज़ोरों से हंस रहे थे। कोई एक्सरसाइज कर रहा था तो कोई बैठा बातों में मशगूल था।
मैं तेजी से अपनी जान बचाकर भाग निकला। घर पहुंचकर देखा घर खुला हुआ ही था और खान सामा भी बैठा था। मेरी हालत देख खान सामा तेजी से पानी लाया और फिर उसने मुझे चाय बनाकर दिया। चाय पीकर मैं कुछ आराम महसूस कर पाया। मेरी हालत देख खान सामा ने पूछा, साहब क्या हुआ? मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी तो उसने पूछा, कौन डॉक्टर अरुण? मैं बहुत समझाता रहा पर वो समझ ही नहीं पाया। अगले दिन ऑफिस में मैनेजर साहब ने पूछा, क्यों? खान सामा बतला रहा था कि आप कहीं कुछ देखकर बहुत घबरा गए थे। मैंने अपने पहले दिन की कहानी से लेकर पिछली रात तक की सारी बातें खोलकर बतलाई। वो एकदम चुप हो गए। शाम तक उन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं की। शाम को सबके जाने के बाद वो मेरी केबिन में आए और बैठ गए। थोड़ी देर में चपरासी चाय ले आया। चाय पीते हुए वो मुझसे बोले, आज से कोई 10 साल पहले की बात है। आगे मैनेजर साहब ने बताया, इस जगह पर डॉक्टर अरुण की टक्कर का दूसरा कोई डॉक्टर नहीं था। वो लोगों को जो भी दवाई देते थे कभी भी पैसा नहीं लेते थे। एक बार जब बरसात के समय बहुत बड़ा तूफान आया तब डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में 4 मरीजों के साथ बैठे थे। अचानक एक बिजली कड़की और क्लिनिक के सामने वाले पेड़ पर गिरी। वो बहुत ही बड़ा पेड़ पूरी तरह से जलता हुआ उनकी क्लिनिक के ऊपर गिरा और वो 5 ही नहीं निकल पाए और वहीं जलकर राख हो गए। तब से आज तक रात में कई लोगों को वो क्लिनिक खुला हुआ दिखा है। जिसके बाद मैनेजर साहब ने कहा, पर तुमने तो सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उनसे लेकर दवाई भी खाई है। उस दिन के बाद से आज तक इतने साल हो गए मगर आज तक मेरे पेट में कभी भी वो दर्द की बीमारी नहीं उभरी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा दोस्त विजय और मैं, हम दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कि जाए कहाँ। 2-4 दिनों तक सोच विचार करने के बाद मैंने तय किया क्यों ना किसी हिल स्टेशन पर चला जाए। और हमारे घर से जो सबसे नज़दीक हिल स्टेशन था वो था दार्जिलिंग। ना तो मैं कभी दार्जिलिंग गया था और ना ही विजय, जिस वजह से हमने वहीं जाने का फैसला किया। दार्जिलिंग जाने के लिए सबसे पहले हमें कोलकाता से जलपाईगुड़ी जाना था और जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग। तो प्लान के मुताबिक हम दोनों ने ठीक वैसा ही किया। सबसे पहले हम लोग जलपाईगुड़ी पहुंचे और वहां से ट्रेन पकड़कर सीधे दार्जिलिंग। हम दोनों जब दार्जिलिंग स्टेशन पर उतरे तो तब तक अंधेरा हो चुका था। ठंड का मौसम था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था। स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था और शायद हम दोनों के अलावा उस ट्रेन से भी स्टेशन पर कोई नहीं उतरा था। चारों तरफ खामोशी का धुआं सा फैला हुआ था। खैर, हमने अपना सामान उठाया और स्टेशन पर लगी बेंच पर बैठ गए। घड़ी बता रही थी रात के 7:45 बज चुके हैं मगर सुनसान माहौल कुछ और ही बयां कर रहा था। तभी विजय ने मुझसे कहा, भाई यहाँ तो आसपास कोई है ही नहीं। इस पर मैंने कहा, हाँ यार, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसा क्यों है। इतना कहकर मैंने फिर से एक दफा पूरे स्टेशन का जायजा लिया मगर सच में वहां कोई नहीं था। इतने में ही विजय बोला, चल बाहर निकल कर देखते हैं, कोई होटल वोटल मिले तो अच्छा है। विजय की बात सुनकर हम दोनों ने अपना सामान उठाया और स्टेशन से बाहर निकलने लगे। चलकर जब हम लोग स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर का माहौल देखकर
हम और भी ज्यादा चौंक गए, क्योंकि बाहर अंदर से भी ज्यादा खामोशी पसरी हुई थी। दार्जिलिंग के बारे में अब तक मैंने जितना सुना था वैसा कुछ देखने को मिला नहीं था, जिस पर मैंने विजय से कहा, भाई ये दार्जिलिंग ही है ना? इस पर विजय ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई ये दार्जिलिंग ही है। दरअसल आज ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए भी हो सकता है कि आज कोई बाहर नहीं दिख रहा हो। विजय की बात में दम तो था, क्योंकि सच में उस रात ठंड काफी ज्यादा थी, और हो भी क्यों ना, दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था, ऐसे में दार्जिलिंग में ठंड होना लाजमी ही था। खैर हम दोनों ठंड को नजरअंदाज करके किसी होटल वगैरह की तलाश में लग गए। स्टेशन के पास एक दो होटल तो थे, मगर जब हम कमरा बुक करने के लिए होटल के अंदर गए तो पता चला कि सारे के सारे कमरे पहले से ही फुल हो रखे हैं। हमारी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। समझ नहीं आ रहा था कि अब इस ठंड में रात कैसे गुजरेगी। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे। हो सकता है स्टेशन के पास के सारे होटल फुल हों और आगे जाकर हमें कोई खाली कमरा मिल जाए। यही सोचकर हम दोनों रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, मगर स्टेशन रोड से थोड़ा आगे जाते ही बड़े लंबे पहाड़ों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पर फिर भी हमने चलना नहीं छोड़ा, हम आगे बढ़ते रहे। अभी हम रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते के एक किनारे पर हमें एक काली रंग की टैक्सी खड़ी नजर आई। उस टैक्सी को देखते ही विजय ने मुझसे कहा, भाई ये टैक्सी वाले से पूछते हैं आसपास कोई होटल है या नहीं। अगर आसपास नहीं हुआ तो इसी को बोलेंगे हमें होटल तक छोड़ दे। विजय की ये बात मुझे ठीक लगी, लिहाजा हम दोनों चलकर उस टैक्सी के करीब गए तो पाया कि टैक्सी के भीतर एक आदमी बैठा हुआ है। वो आदमी बस यूं ही चुपचाप टैक्सी में बैठा हुआ था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। तभी मैंने उस टैक्सी वाले से कहा, भैया यहाँ आसपास कोई होटल है क्या? आवाज सुनकर वो टैक्सी वाला बिना मेरी ओर पलटे ही बोला, नहीं आसपास कोई होटल नहीं है, जो है सब भरे पड़े हैं। उस टैक्सी वाले की बात सुनकर मेरे बगल में खड़े विजय ने उससे कहा, पर कोई तो होटल खाली होगा, आप जरा हमें वहां तक पहुंचा देंगे? दूर भी होगा तो चलेगा। विजय की बात सुनकर टैक्सी वाला कुछ सोचने लगा और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, आइए गाड़ी में बैठिए। इतना कहकर उसने गाड़ी के दरवाजों को अनलॉक कर दिया, जिसके बाद विजय उसके बगल वाली सीट पर और मैं गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। हमारे बैठते ही टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया और हम निकल पड़े किसी होटल की तलाश में। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले तक घड़ी में 7:45 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 8:45 बजे का। रास्ते पर हमारी टैक्सी के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। ऊपर से हमारी टैक्सी फिलहाल जिस रास्ते पर चल रही थी, उस रास्ते को देखकर ऐसा तो कतई नहीं लग रहा था कि इस रास्ते पर कोई होटल मिल भी पाएगा। पर हम में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हम लोग चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहे। कुछ देर तक हमारी टैक्सी ऐसे ही चलती रही, जिसके बाद टैक्सी एक बड़ी सी इमारत के पास रुकी। टैक्सी रोकते हुए उस आदमी ने कहा, आइए साहब उतरिए, ये रहा वो होटल। राहत की सांस लेते हुए मैं और विजय हम दोनों टैक्सी से नीचे उतरे और उस टैक्सी ड्राइवर के साथ चलते हुए उस होटल की तरफ जाने लगे। हालांकि उस वक्त वहां अंधेरा काफी घना था, पर चांद की धुंधली रोशनी में
मैं उस होटल को थोड़ा बहुत देख पा रहा था। वो होटल बिल्कुल काला पड़ा हुआ था, जैसे यहाँ कभी आग लगी हो। खैर मैंने कुछ कहा नहीं। एक तो बड़ी मुश्किल से ये होटल मिला है, अगर इससे भी कमरा नहीं मिला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर हम तीनों होटल के दरवाजे पर गए। होटल का दरवाजा बंद था। तभी टैक्सी ड्राइवर ने होटल के दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाजा एकदम से खुल गया। हम तीनों चलकर होटल के अंदर दाखिल हुए। होटल के अंदर का भी नजारा बाहर के तरह ही था। सब कुछ जैसे जलकर काला पड़ गया हो। अभी मैं और विजय उस होटल को चारों तरफ से देख ही रहे थे कि तभी उस टैक्सी वाले ने कहा, साहब इस होटल के सारे कमरे खाली पड़े हैं, आप जहां चाहो वहां रह सकते हो। ये होटल मेरा ही है और सबसे बड़ी बात, इस होटल में रहने के लिए आपको कोई किराया नहीं देना होगा। आप लोग मुफ्त में यहाँ रह सकते हैं। हालांकि अगर उस होटल का किराया होता तो भी हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और अब जब उस होटल का किराया नहीं है तब तो हम लोग रहेंगे ही रहेंगे। लिहाजा हम दोनों पास ही के एक कमरे में चले गए और अपना सामान कमरे के एक कोने में रखकर पलंग पर पसर गए। मैं काफी थका हुआ था, जिस वजह से धीरे धीरे अब मेरी आंख लगने लगी थी कि तभी मेरे दोस्त विजय ने मुझसे कहा, भाई तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस पर मैंने कहा, अजीब? क्या अजीब लगेगा? इस पर विजय बोला, ये होटल ये थोड़ा अजीब नहीं है? अभी विजय ने इतना कहा ही था कि तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर हम दोनों चौंकते हुए उठकर बैठ गए। हम दोनों को लग रहा था कि शायद वो टैक्सी ड्राइवर होगा। लिहाजा मैं चलकर दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोला, मगर हैरानी वाली बात कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला कि तभी मेरे कानों में एक अजीब तरह की आवाज आने लगी, जैसे कुछ लोग आपस में बात कर रहे हो। मैंने ये बात विजय को बताई तो उसे भी वो आवाजें आ रही थी। जिसके बाद हम दोनों कमरे से बाहर निकले और उस आवाज का पीछा करने लगे। उस आवाज का पीछा करते करते हम लोग एक कमरे के पास पहुंचे और जब उस कमरे के की होल से मैंने अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उस कमरे के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिनमें से किसी का पेट कटा हुआ था तो किसी के पैर नहीं थे और किसी की तो आंतें बाहर निकली हुई थी। उन सभी के चेहरे काफी ज्यादा भयानक थे। विजय भी ये सब देखकर काफी ज्यादा डर चुका था। हम लोगों को ये समझ आ चुका था कि जरूर दाल में कुछ काला है। लिहाजा हम लोगों ने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। भागकर हम लोग वहीं रुके जहां हमें 3-4 लोग नजर आए। हमने उन लोगों को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने जो बताया वो होश उड़ा देने वाला था। दरअसल उस होटल में लोगों को वो टैक्सी वाला बहला फुसला कर ले जाता था, जहां उन लोगों की किडनी, आंख वगैरह निकाल ली जाती थी और बाजार में बेचा जाता था और उन लोगों को जान से मार दिया जाता था। पर जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस टैक्सी वाले को तो मारा ही मारा और साथ ही साथ उस होटल को भी आग लगा दिया। कहते हैं कि तभी से उन लोगों की आत्मा यहाँ भटकती रहती है और आज भी वो टैक्सी वाला लोगों को बहला फुसला कर उस होटल में ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।